Hello students, in previous lecture we seen some practical problems which is based on union and intersection of two sets. Right now we move on our next topic which is your miscellaneous exercise of chapter 1. Right, so miscellaneous exercise में normally क्या होता है कि अब तक आप लोगों ने जितने भी एक्सरसाइज देखी उन सभी में टॉपिक वाइज क्वेश्चन थे. राइट, जैसे कि यूनियन इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस देखा तो पूरी एक्सरसाइज में उसी के क्वेश्चन थे. राइट, अब मिसलेनियस में क्या होगा कि सारे चैप्टर्स में आप लोगों ने जितने भी टॉपिक्स लर्न किए उन सभी के कंबाइंड में क्वेश्चंस होंगे. राइट, so आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि आप लोगों को कौन सी चीज यूज करनी है और कैसे उस सम को सॉल्व करना है. राइट, बेसिकली इसमें सम से ज्यादा आप लोगों को प्रूफ्स दिए हुए हैं कि कोई भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को आप लोगों को प्रूव कैसे करना है. ओके, अब तक आप लोगों ने 10 तक भी सारे प्रूव किए हैं, वैसे ही आप लोगों को अभी 11th में भी सेट थियरी के रिलेटेड कुछ सिंपल प्रूफ्स है तो वो भी आप लोगों को करने. नॉर्मली प्रूफ करते कैसे उसका आप लोगों को ज्यादा डिस्क्रिप्शन चैप्टर नंबर 14 जो मैथमेटिकल रीजनिंग है उसमें दिया हुआ है. ओके, सो वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप लोगों को कुछ चीजें याद में रखनी है. जैसे कि अगर इफ देन वाला स्टेटमेंट हो और उसे प्रूव करना हो तो आप लोगों को क्या करना है, इफ वाला स्टेटमेंट जो है उसको ट्रू कंसीडर करना है एंड देन वाला जो स्टेटमेंट है उसको प्रूव करना है. राइट, दैट मींस कि देन वाला जो स्टेटमेंट होगा उसे प्रूव करने के लिए हमें इफ वाले स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी. तो कुछ इस तरह से आप लोगों को इफ देन वाले स्टेटमेंट प्रूव करना है. उसके बाद इफ एंड ओनली इफ वाले, तो इफ एंड ओनली इफ जहां पे भी होता है वहां पे आप लोगों को टू साइडेड प्रूव करना पड़ता है. जैसे कि एलएचएस से आरएचएस में जाना है, दैट मींस कि फर्स्ट पार्ट इंप्लाइज सेकंड पार्ट एंड देन सेकंड पार्ट इंप्लाइज फर्स्ट पार्ट. राइट, सो वहां पे भी टू वे में आप लोगों को प्रूव करना है. ओके, सो अगर इफ देन वाले स्टेटमेंट दिए हुए तो इस तरह, शो दैट में कुछ दिया हुआ है उसके लिए आप लोगों को कुछ कंडीशन दी हुई है तो जो कंडीशन दी हुई है उसका यूज करके आप लोगों को जो दिखाना है उसको प्रूव करना है. सेम चीज इंप्लाइज के लिए भी कि कोई पर्टिकुलर चीज इंप्लाइज आप लोगों को सेकंड स्टेटमेंट दिया हुआ है तो फर्स्ट को ट्रू मान के आप लोगों को सेकंड प्रूव करना है. ओके, सो कुछ इस तरह से आप लोगों को प्रूफ याद रखने. नॉर्मली आप लोगों को इफ देन वाले ही स्टेटमेंट दिए हुए हैं या तो इंप्लाइज दिया हुआ है तो आप लोगों को इजीली आप लोगों को समझ पाओगे कि आप लोगों को कैसे स्टेटमेंट प्रूव करना है. राइट, सो जो चीज हमें दी हुई है हमें उसका यूज करके आगे की चीज प्रूव करनी है. तो जो दिया हुआ है उस पर खास कॉन्सेंट्रेट करना कि हम कैसे उस चीज को हमें जो प्रूव करना है उसमें उसका यूज कर सकते हैं. राइट, सो ये हो गई प्रूफ की बात. तो हमें मिसलेनियस में सारे ही इसी टाइप के क्वेश्चन जो कि आप लोगों को ऑलमोस्ट 11 या 12 नंबर के क्वेश्चन तक आप लोगों को यही चीज करनी है. तो आज हम थोड़े क्वेश्चन करेंगे बाकी के नेक्स्ट वीडियो में. राइट, उससे पहले आप लोग देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 हम देखें अगर मिसलेनियस का, तो वहां पे आप लोगों को देखना है कि कौन से सेट्स एक दूसरे के सबसेट्स है. ओके, सो व्हिच ऑफ द अमंग इज सबसेट ऑफ अनदर सेट. राइट, सो वहां पे टोटल 4 सेट्स दिए हुए हैं तो 4 सेट को उसको लिख लो एलिमेंट्स को एंड देख लो कि कौन सा एलिमेंट कौन से सेट का सबसेट हो रहा है. राइट, सो आप लोग इजीली वहां पे आंसर फाइंड कर पाओगे. ओके, सो वो आप लोगों को होमवर्क में करना है. हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ है कि हमें देखना है कि स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स, और अगर ट्रू है तो उसे प्रूव करना है और अगर फॉल्स है तो उसका एग्जाम्पल देना है. राइट, सो ये भी एक पर्टिकुलर मेथड है कि अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो आप लोगों को उसका इन जनरल प्रूव करना है और अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स है तो वहां पे आप लोगों को सिर्फ उसका काउंटर एग्जाम्पल देना है. जैसे कि कोई पर्टिकुलर रिजल्ट आप लोगों को दिया हुआ है फॉर एवरी नेचुरल नंबर. राइट, सो अगर कोई आप लोग एक नेचुरल नंबर ले लो और दिखा दो कि वो पर्टिकुलर नेचुरल नंबर के लिए गिवन रिजल्ट फॉल्स है तो वो पूरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स. राइट, सो फॉल्स दिखाने के लिए सिर्फ हमें काउंटर एग्जाम्पल चाहिए और ट्रू दिखाने के लिए पूरा उसको इन जनरल प्रूव करना है. राइट, सो कभी भी कोई ट्रू स्टेटमेंट प्रूव करना हो तो वहां पे एग्जाम्पल्स मत लिखना. इनफैक्ट ये सारे रिजल्ट भी हम जो प्रूव कर रहे हैं उसको बाय डेफिनेशन प्रूव कर
करना है, विथ एग्जाम्पल प्रूव नहीं करना है, राइट। सो वो एक चीज ध्यान में रखना। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया हुआ है, तो वहां पे हमें दिया हुआ है कि इफ x बिलोंग्स टू a एंड a बिलोंग्स टू b, इफ x बिलोंग्स टू a एंड a बिलोंग्स टू b, देन हमें दिया हुआ है कि x बिलोंग्स टू b। अब मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जब भी आप लोगों को सेट दिया हुआ वहां पे डेफिनेटली साइन कौन सी होनी चाहिए, सबसेट की, राइट। लेकिन यहाँ पे साइन किसकी है, बिलोंग्स टू की। सो ये जो आप लोगों का स्टेटमेंट है वो क्या होगा, फॉल्स। और यहाँ पे ट्रू अगर करना हो तो क्या होना चाहिए, a इज अ सबसेट ऑफ b, राइट। सो आप लोगों का जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, और अगर उसका ट्रू स्टेटमेंट लिखना हो तो आप लोगों का वहां पे सिर्फ क्या चेंजेस करने हैं, a इज अ सबसेट ऑफ b, राइट। सेम वे में सेकंड दिया हुआ है कि if a is a subset of b and b belongs to c then a belongs to c। अब वहां पे भी b belongs to c and a belongs to c दिया हुआ है, तो belongs to है तो ऑब्वियसली वो स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स। उसका ट्रू स्टेटमेंट क्या होगा कि if a is a subset of b, ऐसा कुछ होगा कि if a is a subset of b and b is a subset of c then a is a subset of, राइट। सो ये आप लोगों का स्टेटमेंट ट्रू होगा। और जो आप लोगों को थर्ड नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है उसी में यही स्टेटमेंट है, तो वो जो थर्ड का आंसर है वो क्या होगा, ट्रू। और ये बट ऑब्वियस है सभी के लिए कि अगर आप लोग देखोगे तो a जो है वो b का सबसेट है, राइट, एंड ये जो b है वो c का सबसेट है, राइट। सो अल्टीमेटली आप लोगों का जो a है वो c का सबसेट तो होगा ही। ओके, सो कुछ इस तरह से ये वाला स्टेटमेंट वर्क करता है जो कि ट्रू है, तो आप लोग उसे इस तरह से याद रख सकते हो, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कि इफ a इज नॉट सबसेट ऑफ b एंड b इज नॉट सबसेट ऑफ c। ओके, सो वहां पे एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि देखते हैं हमें क्या मिलता है, राइट। सो सपोज हमने लिया a इज इक्वल्स टू 1 एंड b इज इक्वल्स टू हम ले रहे हैं 2, राइट। सो ऑब्वियसली इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेगा a इज नॉट सबसेट ऑफ b, क्योंकि 1 यहाँ पे नहीं है। ओके, देन कोई सेट हम लोग c ले रहे हैं 1 2 एंड 4, राइट। सो इन दोनों के लिए भी ऐसा होगा कि b इज नॉट सबसेट ऑफ c, क्योंकि 3 जो है वो c में नहीं है। ओके, सो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। लेकिन आप लोग देखोगे तो a एंड c के लिए भी a इज सबसेट ऑफ c हो रहा है, राइट। सो आप लोगों को दिया हुआ है कि a इज नॉट सबसेट ऑफ c, तो गिवन स्टेटमेंट इज क्या हो जाएगा, फॉल्स, राइट। सो इस तरह से कोई एग्जांपल देके भी आप लोग दिखा सकते हो कि जो आप लोगों का गिवन स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स। सेम वे में फिफ्थ नंबर कि if x belongs to a and a is not a subset of b then x belongs to b, तो वो तो ट्रू ही नहीं है, क्योंकि वहां पे आप लोगों को क्या दिया हुआ है कि कोई एलिमेंट a में है, ओके, और ये जो है वो उसका सबसेट नहीं हो रहा है, तो वो एलिमेंट जो पर्टिकुलर एलिमेंट है वो b में होगा। अब a में एलिमेंट है और वो उसका सबसेट ही नहीं है, तो वो पर्टिकुलर एलिमेंट b में नहीं होगा। जैसे कि ये 1 बिलोंग्स टू a है लेकिन 1 डज नॉट बिलोंग्स टू b, और कंडीशन तो यहाँ पे हमने ली है a इज नॉट सबसेट ऑफ b, सो गिवन स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। एंड लास्ट वन जो है वो बट ऑब्वियस ट्रू है कि a इज अ सबसेट ऑफ b and x does not belongs to b then x does not belongs to a। तो अगर आप लोगों को दिया हुआ है a is a subset of b and कोई एलिमेंट b में नहीं है, तो ऑब्वियसली वो a में भी नहीं होगा, राइट। सो कुछ इस तरह से आप लोग जो ट्रू फॉल्स है उसको फॉल्स एंड ट्रू लिख सकते हो, राइट। उसके बाद आप लोगों को दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। अब जब भी आप लोगों को इक्वालिटी प्रूव करनी हो तो नॉर्मली हम लोग इक्वालिटी में क्या करते हैं कि हमारे पास एक रिजल्ट है कि a इज अ सबसेट ऑफ b एंड b इज अ सबसेट ऑफ a, देन हमें क्या मिलता है
इक्वल्स टू बी, राइट। लेकिन पर्टिकुलर कंडीशन में हम लोग इस वे में प्रूव कर सकते हैं। नॉर्मली हम लोग यही करेंगे कि जहां पे इक्वालिटी दिखानी है या तो सबसेट दिखाना है तो कोई एलिमेंट यहाँ से लेना है और उसको बी में दिखाना है, फिर बी में से लेना है उसको ए में दिखाना है। सो हम लोग इजीली कह सकते हैं कि ए इज इक्वल्स टू बी। जैसे कि आप लोगों को एक एग्जांपल दिया हुआ है, हम लोग देखते हैं कि एग्जांपल नंबर 30। सो वहां पे कंडीशन दी हुई है कि ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी, और वहां पे हमें दिखाना है ए इज इक्वल्स टू बी, राइट। सो हम लोग स्टार्ट कहां से करेंगे कि लेट सम x बिलोंग्स टू ए में से लेंगे और देखेंगे कि x बिलोंग्स टू b मिल रहा है कि नहीं। सो अगर कोई एलिमेंट a में है तो वो उसके यूनियन में होगा, सॉरी a एंड b के यूनियन में होगा। अब यूनियन में है तो हमें ये कंडीशन दी हुई है कि a यूनियन b इज इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b। सो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, और अब इंटरसेक्शन में है तो वो एलिमेंट b में भी होगा, राइट। सो क्या मिला हमें कि x बिलोंग्स टू a इंप्लाइज x बिलोंग्स टू b, तो हम लोग कह सकते हैं कि a इज अ सबसेट ऑफ b व्हिच इज रिजल्ट नंबर 1, राइट। उसके बाद हम लोग कोई एलिमेंट लेते हैं y व्हिच इज बिलोंग्स टू b, तो सेम y जो है वो a यूनियन b में होगा। अगर यूनियन में है तो हमें दिया हुआ है कि यूनियन एंड इंटरसेक्शन सेम है तो वो इंटरसेक्शन में भी होगा। सो y बिलोंग्स टू a, दैट मींस कि हम लोग कह सकते हैं कि b इज अ सबसेट ऑफ a एंड which is 2, एंड बाय 1 एंड 2 हमें क्या मिलेगा, a इज इक्वल्स टू b, राइट। सो थोड़ा इस तरह लिखना तो ज्यादा समझ में आएगा। आप लोगों को टेक्स्ट बुक में एज अ पैराग्राफ सब कुछ दिया हुआ है तो लिखने में थोड़ा ध्यान रखना, राइट। सो कुछ इस तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे तो हमें पर्टिकुलर बी एंड सी के लिए कोई ऐसी कंडीशन नहीं दी हुई, तो हम क्या करेंगे कि बी एंड सी की वैल्यू फाइंड करेंगे और देखेंगे कि वो दोनों इक्वल मिल रहे हैं कि नहीं, राइट। अगर इक्वल मिल रही है तो हमारा रिजल्ट ट्रू है, अदरवाइज नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमें प्रूव ही करना है तो ऑलमोस्ट वो ट्रू ही होगा, राइट। सो देखते हैं, अब हमारे पास एक रिजल्ट है कि a यूनियन b इज इक्वल्स टू a यूनियन c। ओके, सो अगर हमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, b एंड c की वैल्यू फाइंड करनी है तो b एंड c से इंटरसेक्ट कर देंगे, राइट। सो हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर पाएंगे। फर्स्ट अगर b से इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ऐसा कुछ होगा, एंड अब अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, b इंटरसेक्शन a यूनियन b इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू b इंटरसेक्शन a यूनियन b इंटरसेक्शन c। अब यहाँ पे क्या होगा कि b इंटरसेक्शन a, अदरवाइज लिख दो a इंटरसेक्शन b यूनियन b इंटरसेक्शन b, क्या होगा b इज इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन b इंटरसेक्शन c, राइट। अब आप लोग देखोगे तो हमारे पास वेन डायग्राम है, ओके। a इंटरसेक्शन b ये वाला पोर्शन होगा और ये पूरा b, तो दोनों का यूनियन करेंगे तो हमें, ओके, a इंटरसेक्शन b एंड b का यूनियन करेंगे तो हमें वापस से b सेट ही मिलेगा, राइट। सो हम ये जो रिजल्ट है हमारा a इंटरसेक्शन b यूनियन b इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, b, और b इज इक्वल्स टू हमें क्या मिला, a इंटरसेक्शन b यूनियन b इंटरसेक्शन c, और ये हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट नंबर 1। और अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमने b से इंटरसेक्ट क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हमें b की वैल्यू मिली। सेम वे में c से इंटरसेक्ट करेंगे तो c की वैल्यू मिलेगी, देखते हैं। नाउ आप लोगों को क्या करना है, c से इंटरसेक्ट करना है तो c इंटरसेक्ट a यूनियन b इज इक्वल्स टू c इंटरसेक्ट a यूनियन c। तो यहाँ पे क्या होगा, c इंटरसेक्शन a यूनियन c इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू c इंटरसेक्शन a यूनियन c इंटरसेक्शन c। अब इसके
इसकी वैल्यू ऑब्वियसली हमें क्या मिलेगी, सी, क्योंकि सी इंटरसेक्शन इज सी एंड सी इंटरसेक्शन ए का यूनियन सी के साथ करोगे तो वापस से क्या मिलेगा, सी, और यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, और ये हमारा रिजल्ट नंबर 2। अब ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को एक और कंडीशन दी हुई है जहां पे हमें दिया हुआ है ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी। तो आप लोग ये इंटरसेक्शन की जगह क्या लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, और इसे कर दो रिजल्ट नंबर 2। सो आप लोगों का 1 एंड 2 मिलकर दोनों इक्वल, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो हमें क्या मिला, 1 इज इक्वल्स टू 2 implies b is equals to c। तो आप लोग कुछ इस तरह से ये रिजल्ट को प्रूव कर सकते हो, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो जहां पे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 में 4 कंडीशन दी हुई है और उसको इक्विवेलेंट दिखाना है, राइट। सो इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि आप लोगों को क्या प्रूव करना है कि 1 implies 2, then 2 implies 3, 3 implies 4 and 4 implies 1, राइट। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट भी इक्विवेलेंट दिखाने हो तो 1 implies 2, 2 implies 3, 3 implies 4, 4 implies 5 and 5 implies 1। इक्विवेलेंट दैट मींस कि सभी कंडीशन एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब कि इंप्लाइज में वो ट्रू हो रही है ऐसा हमें दिखाना है, राइट। ये सारी चीजें जो हम लोग कर ले उसके लिए आप लोगों की सारी जो आगे की डेफिनेशन है वो क्लियर होनी चाहिए, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ओके, सो थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेना अगर कोई भी समझ में मतलब कि कोई भी डेफिनेशन या कोई स्टेप समझ में ना आया हो तो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 1 implies 2 का मतलब क्या है कि 1 को ट्रू ले लेना है। दैट मींस कि यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि a इज अ सबसेट ऑफ b दिया हुआ है, हमें प्रूव क्या करना है, a minus b is equals to 5। अब a minus b की अगर डेफिनेशन देखें तो क्या है, x such that x belongs to a and x does not belongs to b। लेकिन हमें कंडीशन क्या दी हुई है कि a is a subset of b। तो अगर यहाँ पे एलिमेंट a में है लेकिन b में नहीं है, लेकिन पूरा a तो b का सबसेट दिया हुआ है, सो ऑब्वियसली वहाँ पे b के एलिमेंट निकालोगे तो a के भी सारे एलिमेंट्स निकल जाएंगे। सो फाइनली हमें आंसर क्या मिलेगा, 5। सो 1 implies 2 प्रूव हो गया। नेक्स्ट 2 implies 3, तो 2 में हमें क्या गिवन होगा कि a minus b is equals to 5। अब a minus b is equals to 5 है तो हमें कंडीशन कौन सी मिलेगी, a is a subset of b, राइट। हम लोग कह सकते हैं कि a minus b is equals to 5 है तो a is a subset of b होगा। और अब a is a subset of b है, सो हमारे पास एक रिजल्ट है कि if a is a subset of b then a union b is equals to what, b। सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, a union b is equals to b। सो ये 2 implies 3 भी प्रूव हो गया, फर्स्ट भी प्रूव हो गया, सेकंड भी प्रूव हो गया, थर्ड की बात करते हैं कि 3 implies 4, तो 3 हमें क्या दिया हुआ है, a union b is equals to b। सो हम लोग क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि a is a subset of b। एंड एक और रिजल्ट हमने देखा था कि a is a subset of b then a intersection b is equals to what, a। सो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, a intersection b is equals to a। तो 3 implies 4 भी प्रूव हो गया एंड 4 implies 1, तो बट ऑब्वियस है कि a intersection b is equals to a दिया हुआ है, तो हमें क्या मिलेगा, a is a subset of b। सो ये 4 कंडीशन हमने प्रूव कर ली इक्विवेलेंस में, और ये कैसी होगी, ऑलवेज ट्रू, राइट। सो इस तरह से आप लोगों को कुछ इक्विवेलेंट कंडीशन दी हुई हो तो आप लोग इस तरह से उसको प्रूव कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि शो दैट इफ a is a subset of b then c minus b is a subset of c minus a। तो c minus b को c minus a का सबसेट दिखाना है, यूज किसका करना है, a is a subset of b, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं कि कोई एलिमेंट हम लोग कंसीडर करते हैं c minus b। सो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा बाय डेफिनेशन कि x belongs to c and x does not belongs to b।
राइट, कि x जो है वो C में है लेकिन B में नहीं है। अब हमें क्या कंडीशन दी हुई है कि A इज अ सबसेट ऑफ B, तो कोई एलिमेंट अगर B में नहीं होगा तो वो A में भी नहीं होगा, राइट। सो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा कि x बिलोंग्स टू C एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू A। और इसको अगर हमें एज अ मैथमेटिकल लिखना हो तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू C माइनस A। सो बाय डेफिनेशन हमें क्या मिला, x बिलोंग्स टू C माइनस A। सो हमने क्या दिखाया, देयरफॉर हमें क्या मिलेगा कि हमने कोई एलिमेंट लिया उसको C माइनस B में से एक एलिमेंट लिया और उसको हमने कहाँ पे दिखाया, C माइनस A में। तो ऑब्वियसली C माइनस B किसका सबसेट होगा, C माइनस A का। लेकिन if A is a subset of B, सो जो गिवन कंडीशन दी हुई है उसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आप लोगों को पावर सेट के लिए एक रिजल्ट दिया हुआ है, तो देखते हैं कि वहां पे A is equals to B प्रूव करना है। तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, A is a subset of B and B is a subset of A। अब हमें पता है कि every set is a subset of itself। सो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं कि let A is a subset of A, और A है वो उसका ही सबसेट है तो वो उसके पावर सेट में होगा, राइट। दैट मींस कि हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि A बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A, पावर सेट में सेट ही बिलोंग करते हैं, राइट। सो आप लोग इस तरह से उससे लिख सकते हो कि A बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A, राइट। सो आप लोगों को क्या मिलेगा, A बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A। अब हमें एक कंडीशन दी हुई है कि A पावर सेट ऑफ A इज इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ B। तो अगर A है वो पावर सेट ऑफ A में बिलोंग कर रहा है तो वो पावर सेट ऑफ B में भी बिलोंग करेगा, और अगर B में बिलोंग कर रहा है तो क्या मिलेगा, A इज अ सबसेट ऑफ B। ये कुछ ऐसा होगा हाँ कि आप लोग सेट A इज इक्वल्स टू 1 2 ले रहे हो तो 1 2 खुद का ही सबसेट होगा एंड वो पावर सेट का भी एलिमेंट होगा कुछ इस तरह से, राइट। सो पावर सेट में भी 1 2 तो होगा ही, तो हम लोग उसे बिलोंग्स टू लिख सकते हैं, राइट। सो फर्स्ट हमें मिला A इज अ सबसेट ऑफ B, देन कोई एलिमेंट B के लिए यही सेम प्रोसेस कर लिए कि B इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, राइट। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि B बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ B, और अगर पावर सेट में है पावर सेट ऑफ B में बिलोंग कर रहा है तो वो पावर सेट ऑफ A में भी बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि पावर सेट ऑफ A इज इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ B हमें दिया हुआ है, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, B इज अ सबसेट ऑफ A। एंड फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 A इज इक्वल्स टू B। तो अगर दो सेट इक्वल है तो उसके पावर सेट भी कैसे होंगे, इक्वल। या तो आप लोग ऐसा कह सकते हो कि अगर उसके पावर सेट इक्वल है तो वो सेट्स कैसे होंगे, इक्वल सेट्स, राइट। सो कुछ इस तरह से आप लोगों को ये रिजल्ट प्रूव करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोगों को दिया हुआ है कि इज इट ट्रू दैट फॉर एवरी सेट्स A एंड B P ऑफ A यूनियन P ऑफ B इज इक्वल्स टू P ऑफ A यूनियन B। सो उसके लिए मैं आप लोगों को इतना बता सकती हूँ कि वो रिजल्ट जो है वो फॉल्स होगा, और फॉल्स होगा तो आप लोग कोई भी एक काउंटर एग्जांपल से उसको प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि A इज इक्वल्स टू ले लो 1 2 एंड B इज इक्वल्स टू ले लो 3 एंड 4। तो उसके बाद क्या करो कि A यूनियन B फाइंड करो, पावर सेट ऑफ A यूनियन B फाइंड करो, तो ये आप लोगों का फर्स्ट रिजल्ट होगा। उसके बाद P ऑफ A P ऑफ B एंड देन पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B, ये फाइंड करो।